खबरों की शुरुआत करते हैं फिर से। बाजार में 3 दिन से जारी तेजी थमी, सूचकांक 118 अंक टूटा और निफ्टी में 0.08% की गिरावट दर्ज की गई है। तो बाजार की बात और शेयर बाजारों में 3 दिन से जारी जो तेजी थी उस पर विराम लग चुका है। सेंसेक्स 117.58 अंक टूटा है और देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र है। स्थानीय शेयर बाजारों में 3 दिन से जारी तेजी पर बुधवार को विराम लगा और बीएसई सेंसेक्स 117.58 अंक की गिरावट के साथ 72,987.03 अंक पर बंद हुआ और कारोबार के दौरान एक समय ये 281.95 अंक तक लुढ़क गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी भी 17.30 अंक की गिरावट के साथ 22,200.55 अंक पर बंद हुआ और सेंसेक्स के शेयरों में टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स और एचडीएफसी बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले और टाइटन प्रमुख रूप से नुकसान में रहे। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें आपको बताएंगे। न्यूज़पेपर्स की अगर हम बात करें तो मॉनसून का जिक्र, इसमें मॉनसून को लेकर आपको जरा जानकारी दे देते हैं। मॉनसून को लेकर अच्छी खबर यह है कि इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून अपने तय समय से एक दिन पहले यानी कि 31 मई को केरल पहुंचेगा। इसके साथ ही 4 महीने की जो वर्षा ऋतु है इसकी शुरुआत हो जाएगी। भारत मौसम विज्ञान के अनुसार उन्होंने बताया कि केरल में मॉनसून सामान्यतः 1 जून से है। इसके पहले विभाग ने जून से सितंबर तक रहने वाले दक्षिण पश्चिम मॉनसून में सामान्य से ज्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान पहले ही जताया था। ये तो रही मॉनसून की जानकारी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरें 0.75% तक बढ़ाई है। 180 से 210 तक दिन तक अब एफडी पर अब मिलेगा 6% का रिटर्न। तो ये अच्छी खबर है एसबीआई ने, क्योंकि एफडी की जो ब्याज दर है उनको बढ़ा दिया है। 0.75% तक की बढ़ोतरी उसमें दर्ज की गई है। 180 से 210 दिन तक की एफडी पर अब 6% आपको रिटर्न मिल सकेगा। देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र है। भारतीय स्टेट बैंक ने विभिन्न अवधियों वाली सावधि जमा पर ब्याज दरों में इजाफा किया है और नई दरें जो है वो 15 मई से लागू कर दी जाएगी। एसबीआई ने 46 दिन से 179 दिन, 180 दिन से 210 दिन और 211 दिन से 1 साल से कम अवधि वाली एफडी पर ब्याज दर में 0.25 से 0.75% तक का इजाफा किया है। चलिए, बात वैसे तो बहुत सारी खबरें हैं जिन पर हम विस्तार से करते हैं, लेकिन एक और खबर क्योंकि न्यूज़पेपर में जो छपी है मुझे लगता है आप लोगों के साथ साझा करनी चाहिए। अगर बीते 9 वर्षों की बात करें तो 7,000 हुई है कृषि स्टार्टअप की संख्या। ये आपको बता दें, देखिए किस तरीके से लगातार जो स्टार्टअप है वो बढ़े हैं। और अगर कृषि स्टार्टअप्स की हम बात करें तो इसमें इजाफा हुआ है। अनुकूल कारोबारी माहौल और सरकारी समर्थन की बदौलत बीते 9 वर्षों के दौरान देश में कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स की संख्या कई गुना बढ़कर 7,000 से ज्यादा हो गई है, जो एक अच्छा इंडिकेशन है कि लगातार इसमें इजाफा हुआ है। यानी कि जॉब क्रिएटर्स बढ़े हैं, सिर्फ अब नौकरी लेने वाले नहीं हैं, नौकरी देने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन की ओर से कल एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें 2014-15 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों से जुड़े स्टार्टअप की संख्या 50 से भी कम थी। सोचिए, 50 से भी कम थी 2014 से 2015 में। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अगर आप 9 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो 7,000 इसमें स्टार्टअप्स की संख्या हुई है। वो भी कृषि स्टार्टअप्स की मैं बात कर रही हूँ, बाकी स्टार्टअप तो आप छोड़ दीजिए। जो लगातार जॉब क्रिएटर्स बन रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेस अपने खोल रहे हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया था कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग नौकरी ना लें बल्कि नौकरी दें, खुद भी कुछ ऐसा काम कीजिए, बाकी लोगों को नौकरी दीजिए जिससे जो देश का विकास है तेजी के साथ बढ़े। ये उनका सपना था। और ऐसे में रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने किसानों के हित में एक समग्र रणनीति भी अपनाई है। इससे किसानों की आय, कृषि बीमा योजना और विस्तारित सिंचाई कवरेज को बढ़ावा देने वाली पहलों के साथ जैविक खेती को बढ़ाना, महिला किसानों का सशक्त बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, सेवाओं को डिजिटल बनाना शामिल है। बीते 9 वर्षों के दौरान कृषि के लिए बजट आवंटन में 300% की बढ़ोतरी हुई है और ये 30,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.3 लाख करोड़ रुपए हो गई है। और अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाएंगे जहां पर आप देखेंगे कि वहां पर छोटे छोटे खेत होते हैं,
क्योंकि सीढ़ीदार ये होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है वहाँ पर खेती करना। लेकिन सरकार की तरफ से अगर ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, सब्सिडी दी गई, जिससे वहाँ के जो लोग हैं वो खेती कर पा रहे हैं, बहुत आसान है। मशरूम की खेती का आप जिक्र कर लीजिए, या फिर कोई भी किसी भी तरीके की वो खेती करते हैं, तो उसमें सरकार की तरफ से जो छोटे छोटे ट्रैक्टर होते हैं, जैसे आप मैदानी इलाकों में देखेंगे यहाँ तो ट्रैक्टर चल सकते हैं बड़े बड़े, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो हाथ से जो छोटे छोटे ट्रैक्टर्स होते हैं वो चलते हैं, उसमें सब्सिडी दी जाती है। क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे जंगली जानवर बहुत ज़्यादा होते हैं जो खेती को नुकसान पहुँचाते हैं, उसको अगर बाढ़ करना है उसमें सरकार मदद करती है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सरकार इन स्टार्टअप्स में जो स्टार्टअप शुरू करें उनको मदद करती है, और किसानों को या वो लोगों को जो खेती की तरफ बढ़ रहे हैं उनको इससे फायदा होता है। बढ़ते खबरों में आगे। अब 3 दिन में सेटल होगा ईपीएफ क्लेम। मेडिकल, एजुकेशन, मैरिज और हाउसिंग पर्पस के लिए ही मिलेगी सुविधा। पहले 15 से 20 दिन इसमें लगते थे, तो सुविधा में आसानी दी गई है। ये निर्णय लिया गया है कि अब केवल 3 दिन में ईपीएफ जो है उसका क्लेम सेटल किया जाएगा, जो 15 से 20 दिन में होता था। यानी कि अब आसानी होगी। मेडिकल, एजुकेशन हुई, मैरिज हुई, इसके लिए सुविधा ये दी गई है। हाउसिंग में भी इस सुविधा का लाभ 2 से 3 दिन के अंदर होता हुआ नजर आएगा। यानी कि अब 15 से 20 दिन क्लेम के इंतजार में वेट करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, अखबारों में भी इसका जिक्र है। पीएफ की रकम 3 दिन के अंदर मिलेगी। और देखिए, दावा खारिज नहीं होगा। अगर कोई दावा स्वचालित तरीके से पूरा नहीं होता है तो वो वापस या खारिज नहीं किया जाएगा, और इस दावे को दूसरे स्तर की जांच और अनुमोदन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा और इसे निपटाया जाएगा। और देखिए, ऐसे निकाल पाएंगे राशि, वो भी बताया गया है कि पीएफ से ऑटो मोड के तहत अग्रिम राशि निकालने के लिए ईपीएफओ के ई सेवा पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा, और इसके लिए सदस्य को फॉर्म 31 ऑनलाइन भरकर जमा करना अनिवार्य होगा। 1 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे, और इस प्रक्रिया में अग्रिम राशि के दावे का निपटान स्वचालित तरीके से किया जाएगा, और केवाईसी, पात्रता और बैंक खाते की जांच आईटी टूल द्वारा की जाएगी। और इसके चलते दावा निपटाने की जो अवधि है वो 10 दिन से घटाकर 3 से 4 दिन हो जाएगी। सदस्य ऑटो मोड सेटलमेंट के जरिए 1 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे, और पहले ये जो सीमा थी वो 50,000 थी। तो ये पूरी जानकारी शेयर की गई है। 2 करोड़ 84 लाख अग्रिम राशि के दावे निपटाए गए। और वित्त वर्ष की अगर बात करें, ये 2023 से 24 के दौरान की जो आंकड़ा है वो बताया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है, जहां पर कर्मचारी जो है भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ में इलाज, पढ़ाई, शादी और घर खरीदने के लिए रकम जो है वो निकालने की प्रक्रिया अब आसान कर दी गई है। बढ़ते खबरों में आके सोना चांदी के दाम में तेजी, और सोना 72,725 रुपए पर पहुंचा। चांदी 84,206 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। तो देखिए, अखबारों में भी इसका जिक्र है। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमत में जोरदार तेजी के रुख के बीच बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सराफा बाजार में सोने की कीमत 450 रुपए की बढ़त, और पिछले कारोबारी सत्र में जो सोना है वो 72,950 रुपए प्रति 10 ग्राम बंद हुआ था। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी 5वें चरण में 23% दागी मैदान में है। 18% पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। करोड़पतियों प्रत्याशियों की संख्या इसमें 33% है। तो अब 5वें चरण की वोटिंग, और उसके पहले आपको बता रहे हैं कि कौन कितना धनी, किस पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं। 18% पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। करोड़पतियों की बात करें तो वो 33% हैं 5वें चरण में चुनावी मैदान में, और 18% पर हैं गंभीर आपराधिक मामले दर्ज। तो चलिए बात अब कुछ और खबरों की करते हैं। आरोपों से बचने के लिए गिफ्ट लिस्ट पर साइन, यह हाईकोर्ट ने कहा है। दुल्हा और दुल्हन बनाएं लिस्ट, शादी में मिले हर गिफ्ट लिस्ट बनाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि शादी में मिलने वाले तोहफे कानूनन दहेज नहीं माने जाते हैं। तो आप क्योंकि एलिगेशंस लगाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, जब हमने देखा कि कोई शादी अगर होती है पहले और कुछ खराब उसमें हो जाता है या डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है, तो किस तरीके से गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। तो आप एक लिस्ट बनाइए, क्योंकि जो गिफ्ट्स मिलते हैं वो दहेज नहीं होता है। पलक, आपके पास जानकारी? जी, दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी में दिए जाने वाले उपहारों की सूची बताई जानी चाहिए, उस पर वर पक्ष, वधु पक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए। इससे लोग दहेज के निरर्थक मुकदमों से बच सकेंगे, ये कहा गया है कोर्ट की तरफ से। उन्होंने सुनवाई करते हुए आदेश ये दिया है। उन्होंने कहा है कि दहेज की मांग के आरोपों से जुड़े हुए मामले में याचिकाओं के साथ उपहार की सूची लोग अभी नहीं दे पाते हैं। ऐसे में दहेज निषेध अधिनियम उसको लागू करने की जरूरत है, ताकि जो लोग हैं वो निरर्थक मुकदमेबाजी से बच सकें। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत कोई नियम बनाया है, यदि नहीं तो उस पर आप विचार करें। अगली सुनवाई अब 23 मई को इसमें होने वाली है। कोर्ट ने दरअसल इसमें क्या कहा है वो आपको बता देते हैं। विधायिका ने विवेक से अपवाद बनाया है कि विवाह के समय दुल्हन या दूल्हे को दिए जाने वाले उपहार को दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दहेज नहीं माना जाएगा।
साथ ही कहा कि दहेज निषेध अधिनियम 1985 में एक नियम ये भी है कि वर और वधु पक्ष को मिलने वाले उपहारों की सूची बनाई जानी चाहिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, एक साल में जस का तस बेरोजगारी दर। मार्च तिमाही में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, वहीं जनवरी से मार्च की तिमाही में घटकर 6.7% रही। इस बीच दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर हेडलाइन, बेरोजगारी दर मार्च की तिमाही में घटकर 6.7% पहुंची है। सरकारी सर्वे में यह आंकड़ा सामने आया। एक साल पहले इसी अवधि में ये 6.8% रही थी। देश के शहरी क्षेत्रों में 15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों में यहां पर बेरोजगारी दर जनवरी और मार्च तिमाही में 6.7 रही है। बढ़ते खबरों में आगे, विभव साथ स्वाति को मिलेगा इंसाफ। केजरीवाल के साथ नजर आए विभव कुमार और बीजेपी ने बड़ा दावा किया कि विभव पर स्वाति से मारपीट का आरोप है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर ये जानकारी सामने आई कि केजरीवाल ने संज्ञान लिया है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले के सामने आने के बाद लगातार देखिए किस तरह से बीजेपी हमलावर है। बीते दिन तस्वीरें आपने देखी होगी, स्वाति मालीवाल के खिलाफ अभद्र व्यवहार के मामले में दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा ने बुधवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया और दो अलग अलग तस्वीर आपके स्क्रीन पर, जहां पहली तस्वीर विभव के साथ नजर आए केजरीवाल। सवाल यही कि क्या अब केजरीवाल साथ हैं, तो ऐसे में क्या स्वाति मालीवाल को इंसाफ मिलेगा? दूसरी तस्वीर देखिए, केजरीवाल की ये तस्वीर, पुलिस प्रशासन के बीच उनकी मौजूदगी नजर आ रही है और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, अब बीजेपी हमलावर है। आपको याद होगा जब केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंचे थे, तब 6 लिस्ट सामने आई थी कि वो किनसे मुलाकात कर सकते हैं और उसमें विभव का भी नाम शामिल था। और ऐसे में जब तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, ये पूरी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही, तो बीजेपी हमलावर है। और सवाल यही कि विभव साथ, तो क्या स्वाति को मिलेगा इंसाफ? हालांकि देखिए, विवाद सुलझाने स्वाति के घर पहुंचे थे संजय सिंह। मालीवाल को मनाने की जिम्मेदारी उन्हें मिली है और सीएम आवास में घटना के बाद से नाराज हैं। तो ऐसी कई खबरें सामने आई। हालांकि दो तस्वीर आपके स्क्रीन पर, पहली तस्वीर विभव वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, और दूसरी तस्वीर देखिए जो अरविंद केजरीवाल सुरक्षा व्यवस्था के बीच में निकले और कई कार्यक्रम भी हैं अरविंद केजरीवाल के, लगातार वो अंतरिम जमानत पर हैं और ऐसे में प्रचार प्रसार का दौर भी जारी है, अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। आपके समर्थन में वो वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ विपक्ष पर भी जमकर, बीजेपी को भी जमकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और एक तरफ बीजेपी भी रंजना जमकर इसमें आम आदमी पार्टी को घेर रही है। कल प्रदर्शन हमने देखा, प्रदर्शन की कल तस्वीरें सामने आई थी, तो इसमें जो सचदेवा ने कहा है कि एक महिला के साथ मारपीट होने के बाद अब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पीए विभव की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। ये भी जांच का विषय है कि आखिर इसके लिए उकसाया किसने? मुख्यमंत्री आवास पर यह घटना हुई, इस कारण इस मामले को लेकर बड़े सवाल फिलहाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल के जो मुद्दा है उससे वो हमेशा से मुद्दे उठाती रही हैं, वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद भी हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अब बयानबाजी का दौर भी तेज हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे। इसी बीच नोएडा से बड़ी खबर है, कार ने ई रिक्शे को मारी है टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हैं। तो एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर है, यहाँ पर घटना हुई है, हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, 3 लोग इसमें घायल हैं। रफ्तार के कहर ने 2 लोगों की नोएडा में जान ले ली है। दरअसल एक कार ने ई रिक्शे को मारी है ठोकर और इसमें 2 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है, 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। जो घायल है उनको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया ताकि उनको इलाज मुहैया हो सके। हादसे में लेकिन 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो ये टक्कर कितनी ज्यादा भीषण रही होगी अंदाजा आपको इससे लग जाएगा, क्योंकि कार सवार था जिसने ई रिक्शे को मारी है टक्कर, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर, 3 लोग इसमें घायल हो गए हैं। तो दर्दनाक हादसा, सुबह सुबह ये खबर मिल रही है जब नोएडा में कार ने ई रिक्शे को टक्कर मारी और 2 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। जबकि कहा जा रहा है कि जो 3 लोग हैं वो जख्मी हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज वहां पर इनका चल रहा है। यानी कि तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने के लिए मिला और 2 लोगों की जान इस रफ्तार ने ले ली है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें आपको बताएंगे जिनका अखबारों में जिक्र है। बात होगी नीरज चोपड़ा की। ओलंपिक से पहले नीरज चोपड़ा का धमाल, फेडरेशन कप में जीता है गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है, 3 साल के बाद उतरे थे घरेलू ट्रैक पर और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नीरज ने 82.27 मीटर का बेस्ट थ्रो इस दौरान किया और उनका धमाल देखने को मिला फेडरेशन कप, जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नीरज चोपड़ा की तस्वीरें
उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ओलंपिक है। ओलंपिक से पहले ये बड़ा धमाल नीरज चोपड़ा का। नीरज ने 82.27 मीटर का बेस्ट थ्रो किया है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 3 साल में पहले घरेलू टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। अखबारों में भी इसका जिक्र है। नीरज की स्वर्णिम थ्रो, मनु ने रजत पदक जीता। बिल्कुल, और दैनिक जागरण क्योंकि मेरे पास है, इसमें भी हेडलाइन दी गई है कि 3 वर्ष बाद घरेलू प्रतियोगिता में नीरज ने जीता है स्वर्ण। चलिए अब बात कुछ और खबरों की करते हैं। आईपीएल राजस्थान रॉयल्स लगातार चौथा मुकाबला हारी है। पंजाब ने 5 विकेट से हराया है। कप्तान सैम करन की 50 तो वहीं 2 विकेट भी लिए हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर यानी कि दैनिक जागरण में हेडलाइन है, प्लेऑफ से पहले बेपटरी हुई है राजस्थान एक्सप्रेस, इस तरीके से इसको हेडलाइन दी गई है। और क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, पंजाब ने 5 विकेट से उनको हराया है। उसके बाद कप्तान सैम करन की 50 और 2 विकेट भी उनकी तरफ से लिए गए हैं। आपको ये बता दें कि गुवाहाटी में कुर्नर के दम पर पंजाब किंग्स ने 5 विकेट से हराया। लगातार चौथे मुकाबले में रॉयल्स को ये हार मिली है। आईपीएल में अगर आप देखेंगे राजस्थान की हार का अगर हम जिक्र करें तो वर्ष 2009 से 10, 11, 12, उसके बाद 2020 और ये फिर इसी तरीके से चलता रहा है। दरअसल कप्तान की अगर बात करें तो ऑलराउंड प्रदर्शन उनका रहा। शिखर धवन के चोटिल होने के बाद पंजाब किंग्स के कार्यकारी कप्तान बने हैं सैम कुरन के ऑल राउंड प्रदर्शन से टीम ने सत्र में पहली 5वीं जीत हासिल की। हालांकि टीम पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, लेकिन कप्तान ने अपने जज्बे से टीम के मनोबल को दर्शा दिया। पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल का विकेट लेने वाले कुर्नर ने ध्रुव जुरैल को भी बिना खाता खोले ही पवेलियन की राह दिखाई है। और इस बीच दैनिक भास्कर की हेडलाइन की बात की जाए तो इसमें हेडलाइन दी गई कि मैच 65, पंजाब 5 विकेट से जीता। राजस्थान की लगातार चौथी हार। पंजाब किंग्स को यहां पर 7 बना। रॉयल्स को एक और झटका लगा है। 34 मिनट में जीत गए सात्विक और चिराग। टॉप जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। यहां पर थाईलैंड ओपन की भी खबर दी गई है। भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी को यहां पर सीधे गेम में हराया। किस तरीके से वो भी खबर बताई गई है। स्पोर्ट्स सेगमेंट की अगर बात की जाए, आगे बढ़ते हैं। एएसआई के बनाए भारत के नक्शे का करे इस्तेमाल। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों कॉलेजों को यहां पर सतर्क किया है। देखिए कई सारे नक्शों को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए हैं और इस बीच अब ये एएसआई के द्वारा कहा गया, मतलब ये कह दिया गया है, निर्देश दिए गए एएसआई के बनाए गए भारत के नक्शे का ही इस्तेमाल किया जाए। यूजीसी ने तमाम जो विश्वविद्यालय हैं उनको कह दिया है कि आप जो पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं उसमें केवल जो नक्शा इस्तेमाल किया जाए वो एएसआई के बनाए हुए भारत के नक्शे का ही इस्तेमाल किया जाए। बढ़ते खबरों में आगे और भोजशाला के एएसआई सर्वे में खुलासा हुआ। पाषाण अवशेषों पर हिंदू चिन्ह मिलने का दावा किया गया और एएसआई के सर्वे के 55वें दिन मिट्टी हटाने का कार्य हुआ। शिलालेखों पर घड़े घड़ियाल की भी तस्वीर नजर आई है। तो भोजशाला में एएसआई का सर्वे लगातार जारी है और भोजशाला के एएसआई सर्वे में खुलासा हुआ है। पाषाण अवशेषों पर हिंदू चिन्ह मिलने का दावा किया गया है और एएसआई के सर्वे के 55वें दिन मिट्टी हटाने का काम हुआ। शिलालेखों पर घंटे घड़ियाल की भी तस्वीर नजर आई है। लंबे समय से यहाँ पर एएसआई सर्वे चल रहा था। हिंदू पक्ष का अपना एक दावा, मुस्लिम पक्ष का अपना दावा। इस बीच अब ये बड़ा खुलासा हुआ है। शिलालेख पर घंटे घड़ियाल नजर आए। हिंदू चिन्ह मिलने का दावा इन पाषाण अवशेषों पर किया गया है। आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग नए शोध में कई बड़े खुलासे हुए हैं। 2023 की गर्मी 2000 सालों में सबसे ज्यादा गर्म थी, लेकिन 2024 इसे भी पार कर सकती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिन कितने ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं। अभी आप देखिए कहीं अचानक बारिश हो रही है, कहीं बर्फबारी, तो कहीं इतनी ज्यादा गर्मी कि लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। बात अगर करें दिल्ली एनसीआर की, दिल्ली एनसीआर में चेतावनी यहाँ पर दी गई है। आने वाले समय में लू के थपेड़े झेलने पड़ सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग इसका एक बहुत बड़ा कारण है। नए शोध में कई बड़े खुलासे हुए हैं। प्रीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा दावा, कांग्रेस से बजट का 15% हिस्सा मुसलमानों पर खर्च करना चाहती है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उसने ऐसी योजना बनाई थी। कांग्रेस अब उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करना चाहती है। कांग्रेस आई तो धर्म के आधार पर बजट विभाजित करेंगी। तो देखिए लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जगहों पर पहुंचे, चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बीते दिन भी पीएम नरेंद्र मोदी कई जगहों पर पहुंचे, कई राज्यों के दौरे पर थे और इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। अखबारों में भी इसका जिक्र है और बजट का 15% अल्पसंख्यकों को देना चाहती है कांग्रेस। ये पीएम नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट और इसी स्टेटमेंट के साथ अखबारों में भी इस खबर का जिक्र है।
और वहीं प्रधानमंत्री मोदी के सामने अब सिर्फ 7 प्रत्याशी हैं। श्याम रंगीला समेत 33 के पर्चे हो गए हैं खारिज। 41 में से 33 पर्चे खारिज हुए। दरअसल श्याम रंगीला जो कि मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, उनमें कुछ पर्चे में खामियों के चलते उनका पर्चा निरस्त हुआ है। तो अब कुल मिलाकर श्याम रंगीला समेत कुल 33 ऐसे पर्चे हैं जो कि खारिज हुए हैं। 41 उम्मीदवार कुल मैदान में थे, जिसमें से 33 पर्चे अब खारिज हो गए हैं। तो अब सिर्फ 7 प्रत्याशी हैं प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनावी मैदान में। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से नामांकन दाखिल किया और उसके बाद रोड शो वहां पर किया। रोड शो में दिव्य और भव्य तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई। तो अब ये जानकारी है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने सिर्फ और सिर्फ अब 7 प्रत्याशी। चलिए बात जलवायु परिवर्तन की करते हैं, क्योंकि लगातार जो जल स्रोत है वो सिकुड़ रहे हैं, भूजल स्तर गिर रहा है, जल संकट की सुनाई दे रही है आहट। जन जागरूकता काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करना आवश्यक हो चुका है और ये बात लोगों को समझनी होगी। आप देखिए बेंगलुरु में हमने देखा किस तरीके से पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस गए। इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में किस तरीके के हालात हो जाते हैं जब भीषण गर्मी पड़ती है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लोग पानी के लिए तरसते हैं और अब ऐसे में एक ही चीज बचती हुई है कि जन जागरूकता लोगों में बढ़ाई जाए, कि लोगों को ये समझ आए कि पानी को बर्बाद नहीं करना है। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और ऐसे में अगर आप बूंद बूंद पानी को बचाएंगे तो जाहिर सी बात है इससे आपके बच्चों के लिए या आपका भविष्य ही बेहतर होगा। ये समझना होगा कि जो जल स्रोत हैं वो लगातार सिकुड़ रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समंदर में जाकर वो मिल रहे हैं, वो पानी आपके किसी इस्तेमाल के कभी भी काम नहीं आ सकता। तो ऐसे में जो ग्राउंड वाटर है उसको बचाना होगा। और इस बीच आईएमडी का अनुमान सामने आया 31 मई को केरल पहुंचेगा मानसून। अभी इस खबर के ऊपर हम जिक्र भी कर रहे थे। 16 से 20 मई तक 12 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान समेत 12 राज्य हैं जहां पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। और अभी पलक बता भी रही थी किस तरीके से ये रिपोर्ट सामने आई है कि एक तरफ जहां मानसून एक दिन पहले दस्तक दे रहा है केरल में, 31 मई को आएगा 1 जून की बजाय, लेकिन जो गर्मी है वो 2023 के मुकाबले 2024 में ज्यादा पड़ सकती है। बिल्कुल, और इस बार मानसूनी बारिश जल्द शुरू हो सकती है, पूर्वानुमान है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत केरल में 31 मई के आसपास होने के आसार हैं। अखबारों में भी इसका जिक्र है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। और ICMR खाने के साथ, खाने के बाद चाय कॉफी नहीं, दूध वाली चाय सबसे खतरनाक है। तो ICMR को लेकर ये जानकारी है। खाने के साथ, खाने के बाद चाय कॉफी नहीं, ये जानकारी सामने आई है। दूध वाली चाय कॉफी जो है वो सबसे खतरनाक है। बिल्कुल, तो ICMR की रिपोर्ट है, इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि खाने के साथ अगर आप चाय कॉफ़ी लेते हैं या खाने के बाद अगर आप चाय कॉफ़ी या कैफीन का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इस रिपोर्ट में इस बात